हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल रीडिंग टाइम 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व कर लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग टाइम 2.0 को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि वर्दे कविता में कवि माँ बीड़ावादनी से वरदान में क्या चाहता है, लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कविता में कवि माँ बीड़ावादनी से नवनिर्माण हेतु वरदान में चाहता है कि देश में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र दे, अंधकार के सभी बंधनों को काटकर उस संसार को प्रकाशित करें, इस जगत और प्रकृति में नई गति, नया लक्ष्य, नया ताल व छंद दे, इस जगत में नवीनता भर दें। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों अभी हमें यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। बहुत से मनुष्य ये सोच सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। दोस्तों ये हमारा गद्यांश है और इसको पढ़ने के बाद में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन पहला वाला है कि उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर है कि उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के आत्मविश्वास नामक पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवन में सफलता पास करने का एक शक्तिशाली मंत्र है विश्वास। इस संसार के बहुत से व्यक्ति अपनी सफलता पर विश्वास नहीं करते, वे सोचते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। उनकी यह मानसिकता ही उनके सफलता के मार्ग को रोकती है, क्योंकि जब तक हम अपनी सफलता पर स्वयं विश्वास नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों इसमें जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है वो है, पाठ मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतज्ञों के योगदान को लिखिए। तो दोस्तों इसमें हम 3 संगीतज्ञों के योगदान को बताएंगे। पहला जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका जो योगदान है वो है प्रसिद्ध सरोद वादक मेहरवड़ की स्थापना। ठीक है दोस्तों, जो अगले वाले जो हैं वो हैं कुमार गंधर्व, इनका क्या है, इनका मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाया है। तीसरा वाला जो है वो है लता मंगेशकर, वे समुच्च राष्ट्र की गायिका हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 4। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है, 2 या 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, डॉक्टर चंद्रा को ज्वर के बाद पक्षाघात हो गया था, उनके शरीर के नीचे का हिस्सा असक्षम होने के बाद भी उन्होंने परिश्रम पूर्वक डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई उन्हें सामान्य सा सहारा भी न दे, वे अपना सब काम स्वयं करती थी। शल्य चिकित्सक न
बन पाने पर भी उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की। दोस्तों इसके बाद में जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें हमसे क्या कहा गया है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखिए कि आपको किस घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कि मुफ्तानंद महोदय हमेशा मुफ्त की चीज़ें ही प्राप्त करना चाहते थे। उनका पान का शौक भी पहचान वालों से ही पूरा होता। वे दैनिक पत्र भी मांगकर ही पढ़ते थे। सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना यह है कि मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए वे घंटों लाइन में लगे रहे। जूती खो दी पर मुफ्त की बर्फ लेकर ही आए। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई के इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा तालिका में दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि राम नाम रूपी धन पा लिया है। यह एक अमूल्य वस्तु है जिसे मेरे गुरुदेव ने कृपा करके दी है। मैंने जन जन का धन पा लिया है। इस जगत में दूसरी चीज खत्म होने वाली है। इस जगत पर यह राम नाम रूपी धन बढ़ता ही जाता है। मेरे इस सत्य की नाव को चलाने वाले मेरे प्रभु हैं। मीरा के प्रभु कृष्ण हैं, जिनका वे प्रसन्न होकर यशगान कर रही है। दोस्तों इसमें आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है तद्भव और तत्सम। तो इसमें से हमें दिया गया है पंछी, तो इसका हमें तत्सम होगा पक्षी। महात्म तो महात्मा, मानुष मनुष्य, नैन नेत्र। उसके बाद में है दोस्तों पाषाण पत्थर, रतन रत्न, सत्य, हरक हृदय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि प्रकृति यह एकांत बेटी निज रूप संवारती, पल पल पलटती छलक छन छन छवि धारती। उसके बाद में है मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थेली, खेलत में खुल परी सेल के सिर फैली। अब इसका जो क्वेश्चन है पहला वाला वो है उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ में आई हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पाठ 7 भेड़ा घाट नामक अध्याय से। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो है पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कौन कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि कश्मीर की शोभा के लिए कही गई ये पंक्तियां भेड़ाघाट के किस स्थान के लिए ठीक बैठती हैं तथा क्यों। तो इसका आंसर देते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे कि कश्मीर की शोभा के लिए की गई ये पंक्तियां भेड़ाघाट के दूध धारा जलप्रपात के लिए ठीक बैठती हैं, क्योंकि यह संगमर के पत्थरों पर नर्मदा नीचे की ओर गिरती है। यहाँ सफ़ेद चट्टान पर हरी घास है, हिमालय की बर्फ के समान यहाँ सफ़ेदी है, और जब जोर का संघर्ष होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर। हम देख लेते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में हमसे बोला गया है कि गणित तज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ में वर्णित आर्यभट्टीय ग्रंथ की खोज किसने की और इस ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि के आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियां खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया।
आर्यभट्ट ग्रंथ में गणित और ज्योतिष दोनों के बारे में चर्चा है। इस पुस्तक के 4 भाग हैं, दरागीतिका, गणित, कालक्रिया, शोल। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 9, जिसमें हमसे बोला गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि शहीद बिरसा मुंडा अंग्रेजी शासन के अन्याय व शोषण के विरुद्ध थे। छोटा नागपुर शहर में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। चारकंठ गांव में इस आंदोलन का केंद्र था। बिरसा मुंडा क्रांतिकारी गतिविधियों और सभाओं व बैठकों के द्वारा आम जन को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर। हम देख लेते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। तो हमारा 10वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखिए और उसकी चिपको आंदोलन से तुलना कीजिए। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी खेजड़ली गांव के बिश्नोई समाज की महिला थी। जब सैनिक उनके गांव में पेड़ काटने आए तब अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से लिपट गई और कहने लगी, सिर कट जाए पर पेड़ बच जाए तो यह सस्ता सौदा है। राजाज्ञा के पालन में लोग सैनिकों ने अमृता देवी को ही काट दिया। उन्हीं की तरह सैकड़ों बिश्नोई नर नारी पेड़ों से लिपट गए। इसी प्रकार चिपको आंदोलन में भी पेड़ों के बचाव के लिए नर नारी पेड़ों से चिपक गए थे। दोस्तों उसके बाद में आ जाता है हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमसे बोला गया है कि निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित कीजिए। फिर इसका जो पहला क्रमांक है इसमें बोला गया है क्रमांक, प्रकार, नाम और घर से दूरी। प्रकार में पहला जो है वो है स्वास्थ्य सुविधा। फिर स्वास्थ्य सुविधा हमको कहाँ मिलती है, वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है दोस्तों, इसकी मेरे घर से दूरी है 4 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे 4 किलोमीटर लिख लिया है। इसकी आपके घर से जितनी उतनी आप लिख सकते हो। दूसरा है वो है बैंक। तो बैंक जो है वो मेरे यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक। आप आपके यहाँ पे जो बैंक है वो लिख सकते हैं। और उसकी मेरे घर से दूरी है 1 किलोमीटर। उसके बाद में आ जाता है डाक या संचार सुविधा। तो मेरे यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस और जो मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में आता है परिवहन। तो परिवहन में मेरे यहाँ पे चलता है बस और टेम्पू, और ये मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर से जाते हैं। तो जैसा आपका है वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे, लिखिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है हाँ, हम अपने पास के चिकित्सालय में गए हैं। वहाँ हमने एक्सरे मशीन देखी है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मशीन देखी है और वजन मापने की मशीन देखी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपने अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है कि बैंक या डाकघर में पैसों को जमा करने या निकालने के लिए फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इसके दोनों क्वेश्चन होगा। इसके बाद में इसमें जो हमसे तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमसे बोला गया है कि क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है, पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है, पत्र को कैसे भेजते हैं पता कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर आ जाएगी कि पत्र में प्राप्त करने वाले का पता लिखना जरूरी है, पत्र को डाकघर के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है
उसमें हमसे पूछा गया है कि शब्द पहेली को उसके नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार भरिए। ये हमारी पहेली है और उसके बाद में हमको ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दाएं से बाएं यानी कि इस साइड से इस साइड, और यहाँ दिया ऊपर से नीचे यानी कि इस साइड से इस साइड। जैसा इसमें पहला वाला जो ऑप्शन में बोला गया है कि जो कभी ना हारी हो उसे अपराजिता कहेंगे, तो हमें जो है अपराजिता लिखना है कहाँ पे, इसके सबसे ऊपर वाले कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपराजिता, बाएं से दाएं। जैसे इसका दूसरा वाला अगला वाला क्वेश्चन आप करेंगे, जैसे कि ये वाला करेंगे तो इसको ऊपर ऐसे में लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे बोला है तारों का समूह, तो वो जाता है तारा समूह, वैसा आपको यहाँ पे तारामंडल हो जाता है। सॉरी दोस्तों, तो ये जो पांचवा है तारों का समूह तारामंडल कहलाता है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया तारा मंडल। ऐसे ही आपको इसको भर के कंप्लीट कर लेना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।